नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज तो राजनीति में गजब का संयोग देखने को मिला है। संयोग ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही आज गुजरात में हैं। दोनों आज से गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो 7 दिन में दूसरी बार गुजरात पहुंचे हैं, तो राहुल गांधी भी पीएम मोदी के गढ़ में पहुंच गए हैं। राहुल गांधी आज सुबह सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका कुछ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। फिर वो कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर गुजरात कांग्रेस की वर्किंग की समीक्षा करेंगे। वहीं 8 और 9 मार्च को गुजरात में होने वाले कांग्रेस के महाअधिवेशन में भी हिस्सा लेंगे। तो ये सियासी इत्तेफाक ही है जो पीएम मोदी और राहुल गांधी एक समय गुजरात में हैं। तो आज गुजरात सियासी एपिसेंटर पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, पर कांग्रेस नेता विपक्ष का नाम ही तय नहीं कर पाई है। कल दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक में कई सारी मीटिंग्स हुई थी। चर्चा थी कि शायद हो सके तो कांग्रेस अपने नेता का नाम का ऐलान कर दे, पर मीटिंग बेनतीजा रही। तो आखिर क्या मीटिंग में हुआ, हरियाणा कांग्रेस में मचे विद्रोह की भी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये संयोग है या कोई प्रयोग है कि राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों ही गुजरात के दौरे पर हैं? देखिए, राहुल गांधी के लिए दुर्भाग्य है, संयोग पीएम मोदी के लिए है। और राहुल गांधी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब से राहुल गांधी ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस के मीडिया सेल को कह दिया गया है कि सारे मीडिया कर्मियों को बता दो कि जब मेरे नाम का जिक्र हो तो सीनियर कांग्रेस लीडर सिर्फ ना लिखे, सीनियर कांग्रेस लीडर के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन लिखे, ताकि ये सामने दिख सके कि मोदी के सामने राहुल गांधी हैं, वो पीएम और हम नेता प्रतिपक्ष। इसलिए हर जगह पर अब लीडर ऑफ अपोजिशन की चर्चा होती है। राहुल गांधी को इतने सालों बाद कोई पद जो मिला, अभी तक तो कोई सांसद के अलावा पद मिला नहीं था। सरकारी स्तर पर देखा जाए, पार्टी के स्तर पर तो उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो संवैधानिक पद की बात है, नेता प्रतिपक्ष पहली बार बने, तो इसलिए ये अपने नाम के सामने लिखते हैं। लेकिन आप अपने नाम के सामने श्री 108 श्री भी लगा दो तो उससे आपकी औकात पीएम मोदी के इर्द गिर्द तो होगी नहीं। और उसमें भी चुन लिया गया जगह कौन सा? गुजरात। गुजरात में पीएम मोदी के एंट्री और जयकार। सूरत एयरपोर्ट पर सुरक्षा की व्यवस्था, चारों तरफ लोग माला लेकर खड़े हैं। पूरे शहर में चर्चा हो रही, शहर क्या पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है मोदी की। और आप वहां वैसे समय में पहुंच गए तो पीएम मोदी के सामने पड़ते ही राहुल गांधी तो कली खोल कर निकल लेंगे। तो यही स्थिति रही कि राहुल गांधी चुपके से गए। कुछ 10-5 कार्यकर्ता जो अभी कांग्रेस के बचे हुए हैं, नेता तो बचे नहीं कांग्रेस के पास, बड़े नेताओं की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया गया। फिर 9 बजे के आसपास एक मीटिंग ली, और उस मीटिंग में बुलाया किसे गया था? पहले तो दिल्ली से गए राहुल गांधी, जैसे चलते हैं तो पीछे एक पूंछ लेकर चलते हैं केसी वेणुगोपाल को। केसी वेणुगोपाल जैसे पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा एनालिस्ट, हर प्रदेश की राजनीति के बारे में जानता है, जो अपने प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को तहस नहस कर चुका है केरल के अंदर, वो दूसरे प्रदेश की राजनीति संभालने के लिए जाता है राहुल गांधी के पीछे पीछे। राहुल गांधी अगर मीटिंग लेने के लिए जा रहे हैं तो जिस व्यक्ति से हर प्रदेश के नेताओं को सबसे ज्यादा शिकायत है, मतलब केसी वेणुगोपाल से, क्योंकि राहुल गांधी तो आजकल यही कहते हैं, जिनको भी बात करनी होती है तो कहते हैं कि आप केसी वेणुगोपाल से बात कीजिए, टॉक टू केसी। और केसी के पास जब फोन आता है तो केसी उससे बात ही नहीं करता, तो राहुल गांधी तक बात कैसे पहुंचेगी? तो जिन लोगों को अगर प्रदेश में केसी वेणुगोपाल की शिकायत करनी हो, वो राहुल गांधी के साथ जब बगल में बैठा रहेगा तो किसकी हिम्मत होगी कि उससे बातचीत करे और उसी की शिकायत राहुल गांधी के सामने करे? तो इसलिए इन लोगों ने 9 बजे की मीटिंग ली, और उसमें प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को बनाया गया है। ऐसे मुकुल वासनिक ने ठान लिया है कि जो बचे खुचे कांग्रेस है गुजरात के अंदर, उसको खत्म करना है, क्योंकि मुकुल वासनिक उसी टीम का हिस्सा है जिसको G23 कहा जाता था। ये भी नाराज थे, महाराष्ट्र के नेता हैं, कभी रहे थे राज्यसभा सांसद भी, और इसलिए वरिष्ठ नेता हैं, तो ये पुराने ओल्ड ब्रिगेड में शामिल हो गए थे। इन्हें वापस लाने वाले कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मुलाकात हुई सोनिया गांधी से, और सोनिया गांधी ने कहा हरियाणा आपका रहा, पूरी तरह से हरियाणा पर अपना कब्जा बना लो, उसके अलावा कोई भी नेता आपके ऊपर नहीं होगा हरियाणा में, और आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ जो बुजुर्ग नेता भाग रहे हैं उनको पकड़ के लाइए। तो उन्होंने मुकुल वासनिक के साथ मीटिंग करवाई थी, और फिर मुकुल वासनिक वापस आए इन लोगों के खेमे में। थोड़े बहुत इनको ये प्रदेश प्रभारी जैसा पद, और उस स्टेट में जहां युद्ध लड़ा जा रहा है लेकिन जीत की संभावना है ही नहीं, उस जगह पर इनको प्रभारी बना दिया गया है। महाराष्ट्र से नजदीक है गुजरात, तो इसलिए प्रभारी बनाया गया। उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया था। साथ में शक्ति सिंह गोहिल हैं, पुराने नेता हैं कांग्रेस के, और लगातार कांग्रेस में वहां एक्टिव रहते हैं क्योंकि उनको सबसे ज्यादा कांग्रेस में फायदा मिलता है। उनकी सिटिंग सरकार में बीजेपी के नेताओं से भी होती है, अपना कारोबार चलते रहना चाहिए। इसके अलावा वहां लीडर ऑफ अपोजिशन तो है नहीं इनके पास, क्योंकि गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो 17 विधायक इनके पास थे, फिर भी लीडर ऑफ अपोजिशन के पद के लायक नहीं थे। लेकिन 17 भी ये लोग बचा के नहीं रख पाया। कुछ समय के अंदर ही इस्तीफा का दौर शुरू हुआ और इनके 5 विधायक गायब हो गए, इस्तीफा देकर छोड़ दिया पार्टी। अब उसके बाद अभी केवल 12 विधायक है इनके पास, 5 विधायक तो आम आदमी पार्टी के पास भी है। तो यानी ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के टक्कर की पार्टी है गुजरात में विधानसभा के अंदर, और ऐसे संगठन के लेवल पर कांग्रेस धाराशायी है। लोकल बॉडी का चुनाव जो हुआ था उसमें भी कांग्रेस की वही स्थिति रही। तो वहां पर इन लोगों ने मीटिंग ली। आगे राहुल गांधी को प्रोग्राम बताया गया कि गली गली से निकल के जाएंगे, ये जो जितने सुरक्षा का इंतजाम है पीएम मोदी के लिए, सूरत जाएंगे, नवसारी जाएंगे, कल तक इनका बिजी शेड्यूल है, महिला दिवस वहीं मनाना है, और ये जितने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला दीदियां हैं, करोड़पति लखपति दीदी, उन सबको सम्मान भी देना है। तो इसलिए पीएम मोदी का शेड्यूल है तो पूरे गुजरात में हाई अलर्ट पर रहेगा, क्योंकि वो तो हमेशा से गुजरात में इन जिहादी गैंग के टारगेट में रहे हैं। उन्हें फ्रेम करने के लिए एन केन प्रकारेन कोशिश की गई, और इन्हीं की मां सोनिया गांधी जिन्होंने मोदी को फंसाने के लिए तीस्ता सी तलवार को खड़ा किया, और वो सुप्रीम कोर्ट तक में भी गवाही उन्हीं के एनजीओ नवरंग सोसाइटी वालों ने दिया था कि सोनिया गांधी का जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हुआ करता था अहमद पटेल, उसने 20 लाख रुपया इसके घर पर पहुंचाया। उसके बाद एक बार मीटिंग हुई, कहां, गेस्ट हाउस में, और वहां भी बैग दिया। ये तीस्ता सी तलवार के एनजीओ में काम करने वाला इसी का सहयोगी बताता है कि कैसे मोदी को फ्रेम करने के लिए गुजरात दंगे में तीस्ता सी तलवार यहां से उठाकर ले जाती थी, और मुंबई में उन लोगों को ट्रेनिंग देती थी कि ये बात बोलना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और गुजरात एसआईटी ने सारा भंडा फोड़ दिया। तो आज दोनों हस्बैंड वाइफ, तीस्ता सी तलवार और उसका पति, दोनों फंसा हुआ है, छटपटा रहा है। जिसने भी, जितने नेता हो या एनजीओ वाले या ये सब सो कॉल्ड सोशल वर्कर, जिन लोगों ने पीएम मोदी को टारगेट किया, आज उनका सबका यही स्थिति है। चाहे ये मेघा पाटेकर हो या तीस्ता सी तलवार हो, ये महिला ब्रिगेड भी था पीएम मोदी के पीछे, ये सारे लोगों की स्थिति आज 2 कौड़ी की हो गई है। लेकिन वहां पर मीटिंग के बाद आगे बढ़े राहुल गांधी का अगला प्रोग्राम 2 बजे, फिर अगले दिन जायजा लेंगे तालुक के स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, सारे लोगों को इकट्ठा करके बातचीत करनी है। क्यों? क्योंकि इनको डर लग रहा है कि आगे अप्रैल में जो ऑल इंडिया कांग्रेस का अधिवेशन होना है, वहां अगर लोग नहीं जुटेंगे तो फिर उस समय जो कैमरे होंगे मीडिया के, वो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि गुजरात में चुनी जगह, और उसके बाद गुजरात में लोग ही ना आ रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन में। तो इसलिए राहुल गांधी जायजा लेने के लिए गए थे। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि जब आपको पता है कि जो युद्ध हम जीत नहीं सकते, उसमें पैर डालने की क्या जरूरत है। संभावनाएं जहां होती है वहां राहुल गांधी पीछे हट जाते हैं, और अगर जीत की कुछ संभावना है उसे भी खत्म करके वहां चुनाव हार जाते हैं। आगे जहां संभावनाएं दिख रही है वहां ये जा नहीं रहे। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में उन्होंने हराया, कांग्रेस की ज्यादातर संभावना दिख रही है कि पंजाब में अगर राहुल गांधी, उसकी पूरी टीम मेहनत कर ले तो आम आदमी पार्टी को वहां से उखाड़ा जा सकता है। तो लड़ते कहां हो जाकर? लड़ते हो अमित शाह और मोदी के इलाके में, जो पूरे हिंदुस्तान से तुम्हें खदेड़ रहा है। वो लोग गुजरात में तुम्हें घुसने देंगे? ये तो असंभव सी बात है। इसलिए ये 2 दिन का फ्लॉप शो जो राहुल गांधी का रहा है, ये
जैसे कहा जाता है कि औरंगजेब जब दक्कन गया तो नॉर्थ इंडिया में विद्रोह हो गया, और उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक जब साउथ नॉर्थ से राजधानियां परिवर्तित कर रहा था, कभी देवगिरी कभी दिल्ली में, तो उस समय भी जब उधर जाता था तो इधर विद्रोह हो जाता था। और ये कहा जाता था सिकंदर के लिए भी कि जब वहां से जीतते हुए ईरान से फारस से होता हुआ हिंदुस्तान की तरफ आया तो रोम में विद्रोह हो गया। और इसलिए यहां पर कुछ मनीषियों से जब मुलाकात किया था तो उसने एक उदाहरण दिया था कि देखो ये पलड़ा है, इधर पैर रखोगे इधर उठ जाएगा, इधर पैर रखोगे इधर उठ जाएगा, इसलिए केंद्र में चारों तरफ दबाव बना के रखो। और यही स्थिति रही। मुंबई गुजरात जा रहे हो, विस्फोट यहां हरियाणा में हो रही है। हरियाणा में तो सर विस्फोट बिल्कुल नजर ही आ रहा है, लेकिन सर वजह क्या रही कि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से अभी तक नेता विपक्ष का ऐलान नहीं किया? आज से तो सेशन की भी शुरुआत हो गई है। देखिए मीटिंग हुई, और मीटिंग कितने देर की हुई? ये कांग्रेस की मीटिंग, नेता प्रतिपक्ष चुनना है, कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना है प्रदेश का। और मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े नेता आए वहां पर। बीके हरिप्रसाद जो प्रभारी अभी बने हैं हरियाणा के, वो भी मौजूद थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, सुरजेवाला, उदय भान और कुछ विधायक, ये सारे लोगों की मीटिंग हुई। लेकिन मीटिंग चली कितने देर? केवल 7 मिनट। 7 मिनट में सारा फैसला हो गया। वीके हरिप्रसाद ने हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे से संभव नहीं है, आप लोग ये समस्या आगे राहुल गांधी तक ले जाइए, हम अपनी रिपोर्ट तैयार करके भेज देंगे। क्योंकि उदय भान ने बोलना शुरू किया। उदय भान किनके चुने हुए हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष जब बनना था तो इन्होंने उदय भान का नाम प्रस्तावित किया था, और दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई भी लाइन में लगे थे। इन लोगों ने इग्नोर किया, कुलदीप बिश्नोई छोड़कर चले गए, भारतीय जनता पार्टी में। कई और नेताओं के बीच झगड़ा हुआ, सैलजा और सुरजेवाला अपना गुट बना के किसी दूसरे नेता को पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उस समय जो बात हो रही कि G23 को फिर से अपने साथ लाने के लिए जो भूमिका थी इनकी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उसके कारण हरियाणा में इन्हें खुली छूट दे दी गई थी। और जब उदय भान ने बोलना शुरू किया, कहा कि ये चुनाव जो हुआ हरियाणा का, ये हम लोगों को पनिशमेंट देने लायक स्थिति नहीं थी। हमने बहुत बुरी हार का सामना नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा चुनाव लड़ी और ठीक ठाक सीटें लेकर आई। हम 37 सीटें लेकर आए हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 9 सीटें हमारी कम रही बहुमत से। तो 9 सीटें कम क्यों रही? हमारा 11% का करीब वोट बढ़ा है। फिर भी वो हमारी ही भूमिका है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा साहब हों या हम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हों, इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन आप लोगों ने 2% वोट बढ़ाने में कोई भूमिका निभाई। उस समय राहुल गांधी प्रचार में देरी कर दिए। और केंद्रीय नेतृत्व की बात करते हैं कि जो रिपोर्ट में उन्होंने जो बातें कही कि ये जो पनिशमेंट दिया जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कितने दिनों तक कंफ्यूजन है, जबकि आपको कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। इतने महीने तक 5-5 महीना हो गया कि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़े, 37 सीटें लेकर आए हैं, 32 विधायकों का जिसके पास समर्थन है नेता प्रतिपक्ष के लिए, इतने में तो मुख्यमंत्री बन जाता है। तो उसको आप टरका के रखे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर सैलजा, सुरजेवाला ये दोनों हम लोगों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, ये प्रचार कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा बाप बेटे की बात कर रहे थे, तो उस समय केंद्रीय नेतृत्व बैठकर क्या कर रहा था? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर प्रदेश में गुटबाजी है तो प्रदेश का प्रभारी देखे, राष्ट्रीय अध्यक्ष देखे, आला कमान देखे, क्योंकि इन्हीं लोगों की बात कोई मान सकता है। हमारी बात अगर मानने के लायक होती तो कब के उसे पार्टी से बाहर निकाल देते। तो ये चलता रहा, मीटिंग चली, 2-3 मिनट का प्रेजेंटेशन था उदयभान का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात रखी, कुमारी सैलजा और सुरजेवाला कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि सारा ठीकरा उन दोनों के ऊपर फोड़ा जा रहा था। बीके हरिप्रसाद को समझ में नहीं आया क्योंकि राहुल गांधी ने तो डायरेक्शन दिया है। अगर राहुल गांधी ये चाहते कि हुड्डा बन जाए तो अब तक बन गए होते, इसलिए उन्होंने कहा कि कोई और बना लो, सहमति बना लो, लेकिन हुड्डा नहीं बनना चाहिए। इसीलिए बीके हरिप्रसाद ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि हम आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। इस समय विधानसभा के सत्र में कोई हमारा नेता नहीं रहेगा, नेता प्रतिपक्ष विधायक दल का नेता नहीं रहेगा। अब ये समझिए कि कैसे माहौल होंगे हरियाणा के विधानसभा में कि एक तरफ सत्ता पक्ष के इतने विधायक, बजट सत्र, और उस समय कांग्रेस के पास एक नेता नहीं है जिसको कहा जाए विधायक दल का नेता हो। तो ऐसे में कांग्रेसी अंदर जाएंगे काहे के लिए? हुड्डा तो अपने विधायकों को कहेंगे कि जाओ
घूम कर चलाओ, ये असेंबली टूरिज्म है। जैसे राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकलता है, हम असेंबली टूरिज्म पर निकलेंगे और जाकर घूम कर चले आएंगे। जब इन लोगों को तय ही नहीं करना है तो हम भी अपने आगे का रास्ता देखते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इतने महीने बीत जाने के बाद भी कांग्रेस हरियाणा में विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। 20 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस बिना विधायक दल के नेता उतरी है, जो वाकई में कांग्रेस की कमजोर कड़ी की कलई खोल रही है। अब हरियाणा में कांग्रेस तो एकजुट है नहीं, तो कांग्रेस को इस हाल में छोड़कर राहुल गांधी गुजरात में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच गए हैं, जिसका कोई असर होता भी नजर नहीं आ रहा है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।